विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। घाटी के नौजवानों के हाथों में पत्थर अब नहीं दिखते, उसकी जगह कलम और किताबें हैं और अच्छी नौकरियां हैं। पिछले 5 सालों में जो बदलाव आया, उस बदलाव की तस्वीरें पाकिस्तान को जाहिर तौर पर रास नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया है और लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे तनाव बढ़े। घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही। वो लगातार आतंकवादियों को शह दे रहा है और आतंकी साजिशें रच रहा है। जहां एक तरफ अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 3 जवानों के अब तक घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी इन आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी आतंकवादियों पर सेना डबल अटैक कर रही है। दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग के अल्हान जंगलाती इलाकों में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, जबकि एक आम शहरी की भी मौत वाक़ा हुई है। कल दोपहर को सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से एक ऑपरेशन इस इलाके में चलाया गया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से कई घंटों तक गोलियों का तबादला इस पूरे जंगलाती इलाके में चलता रहा। इस गोलियों के तबादले में सेना के कुछ जवान जो है घायल हुए, जिन्हें आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन इनमें से 2 की मौत वाक़ा हो गई और साथ-साथ एक आम शहरी भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। कोकरनाग के इस जंगलाती इलाके में इस वक्त सुरक्षा बलों ने पैरा कमांडोज को उतारा है और ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है, क्योंकि ये इलाका जो है काफी जंगलाती वाला इलाका है और इस इलाके में आतंकी कई टाइम से छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा फीट ऊंचा ये पहाड़ है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं और इनको ढूंढने के लिए फिलहाल पैरा कमांडोज को उतारा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट इस वक्त जारी है। साथ साथ जम्मू के किश्तवाड़ में भी इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने के लिए लगातार बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं इन बॉर्डर्स पर और कई सारे आतंकियों को अभी तक ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अभी तक जो बताया जा रहा है कि 70 से 80 आतंकी ऐसे मौजूद है जिनका साफ तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान से है। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में कोकरनाग के अल्हान जंगलाती इलाके में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, साथ साथ एक आम शहरी भी इसमें मारा गया है। इंडिया न्यूज के लिए मैं आशिक मीर, श्रीनगर से। ने 2 वीर जवानों को और खोया। ये घटना कोकरनाग अनंतनाग में हुई है, जहां 2 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी हुए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये पीर पंचाल रेंज है, माउंटेन रेंज। इसके इस तरफ डोडा है और दूसरी तरफ अनंतनाग कोकरनाग का इलाका पड़ता है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप जिसने यहाँ देसा डोडा में मुठभेड़ में हमारे 4 जवानों को शहीद किया था, लगता है यही ग्रुप इस पहाड़ से पीर पंचाल से क्रॉस करके उस तरफ गया है, या कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इस ग्रुप को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए और इनको जहन्नम में पहुंचाया जाए। अभी वो सब ऑपरेशंस जो है वो अनफोल्ड कर रहा है, वहाँ पे चल रहा है, वो उसकी कंक्लूजन में नहीं आया हुआ है। एक वहाँ पे आईजी साहब जो कश्मीर के हैं, उन्होंने शायद ब्रीफिंग दी है। मेरे ख्याल में उनके पास उसकी डिटेल्स ज़्यादा है, जो माइक्रो डिटेल्स। ब्रॉड डिटेल्स ये था कि आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था, वो कंक्लूड नहीं हुआ है। तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2
जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है. वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू get them and be able to take the operations to logical conclusion and be able to really get them. ये हमले आतंकवादियों की तरफ से हो रहे हैं या फिर ये पाकिस्तानी रेगुलर्स या पाकिस्तानी बैट कमांडो या एसएसजी के लोग हैं? बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि जिस तरीके से पीर पंजाल के दोनों तरफ ये हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये एक ट्रेंड फोर्स हो सकती है. महज मदरसों में, पाकिस्तानी मदरसों में या मुल्लाओं के द्वारा ये बहकाए गए, सनकाए गए इस्लामी रेडिकल्स नहीं हैं. ये उससे भी ज़्यादा हैं, ट्रेंड आर्मी हो सकते हैं. तो कई सारे सवाल उठते हैं. पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह आखिर क्या है, ये समझने की ज़रूरत है. दूसरा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव से पहले आतंकवादी साजिश रची जा रही है? तीसरा सवाल, आखिर कब तक सेना के जवानों का खून बहता रहेगा, बलिदान होता रहेगा? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये सही समय है? क्या सबक सिखाने का ये सही समय है? और ये हम समझेंगे हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के जरिए. हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं. एहसन सिंह साहब, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. इकबाल तुरुम्बु साहब, प्रवक्ता पीडीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जीशान रैना साहब, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं. और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर. सबसे पहले अनुज माथुर जी, डिटेल में हम आपसे चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास राजनीतिक सवालों का जवाब लेके भी ज़रूर जाएंगे. हम सब इस बात को नहीं भूलेंगे कि 1979 में पाकिस्तान के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएन में क्या बयान दिया था, और तब जो बयान दिया था वो शायद आज पाकिस्तान की वो सोच है और पाकिस्तानी आर्मी का वो मोटो जिसे वो गाहे बगाए अंजाम देने की कोशिश करते ही हैं, और वो है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स. भारत को 1000 घाव देते रहो, एक बार भारत के साथ मुकाबला सही नहीं होगा. दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बयान दे गए थे कि जम्मू कश्मीर हमारी शाहरग है और उसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे. क्या ये कुछ भी उसी लिए हो रहा है, मेजर जनरल अनुज माथुर? राजीव, देखिए, एक हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का रियल एजेंडा क्या है. देखिए, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर या पंजाब, पाकिस्तान का रियल एजेंडा है रिमूवल ऑफ इंडिया एज ए थ्रेट. अब इंडिया को एज ए थ्रेट कैसे रिमूव किया जा सके, उन्होंने ट्रायल बाय फायर युद्ध करके देख लिया 4 बार 5 बार, 4-5 बार उन्होंने मुंह की खाई. तब कहीं जाकर के उन्हें ये पता लगा कि इन भारतवर्ष को कन्वेंशनल तरीके से किसी भी प्रकार के वॉरफेयर में हराना उनके लिए संभव नहीं है. वजह कई है, वजहों पे हम नहीं जाएंगे. तब उन्होंने इस लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की जो स्ट्रेटजी है इसको अपनाया. ये जो स्ट्रेटजी होती है राजीव, ये स्ट्रेटजी एक कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि आपने 1974 में इसको अपनाया और 76 में खत्म. और भारत को ये लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स ये चलेगी 1000 इयर्स, जब तक या तो वो सब सफल ना हो जाएंगे या हम सफल नहीं हो जाएंगे. इसकी चीज तरीका है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को नाकाम कर सकते हैं अपने इस मंसूबे में. अब आप देखिए आज की परिस्थिति में पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है. चाहे आप पीओके उठा लें, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा उठा लें, चाहे आप क्वाटा उठा लें, चाहे आप बलूचिस्तान ले लें, सिंध ले लें, पूरे पाकिस्तान में, मैं पहले भी कह चुका हूं, शब्द में इस्तेमाल करता हूं बार बार, पाकिस्तान इज ए विदरिंग स्टेट. बिखर रहा है पाकिस्तान. अब उनके पास कोई और चारा नहीं. दूसरी बात, जब हम यहाँ की बात करते हैं, कश्मीर में अभी क्या हो रहा है. देखिए, कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की खुशहाली और कश्मीर में शांति, ये 3 चीजों से पाकिस्तान को इस कदर परेशानी है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते. आज अपना सारा छोड़ करके वो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे लगा हुआ है कि कश्मीर में इलेक्शंस ना होने पाए, कश्मीर में खुशहाली नहीं होने पाए,
आज कोई भी ये ऐसा स्टेटमेंट देने में सक्षम ना हो कि कश्मीर में 2.1 करोड़ सैलानी पहुंचे, या ये हुआ, या वहां पर ट्रेन चल रही है, या वहां सबसे बड़ा ये ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, या किसी भी प्रकार से तरक्की हो रही है। क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं भा सकती, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के उस एजेंडा जो कि कहता है बीट इंडिया बाय 1000 कट्स को काटता है। तो इसलिए पाकिस्तान समय समय पर यहाँ पर अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता है, और इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये क्यों अभी बढ़ा रहा है, ये समय क्या है, टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग ये है, देखिए राजीव, के 15 अगस्त के पास है, हम यात्रा यथावत चल रही है, उनको एग्जैक्टली 5 साल आवश्यकता है। ए प्रेडिकमेंट जो कि पाकिस्तान का है कि अगर वो यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे और ज्यादा हालत खराब नहीं दिखाएंगे तो ये भारत की एक जीत मानी जाएगी, जीत होगी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये लगातार इंटेंसिटी बढ़ रही है। तीसरा प्रश्न जो राजीव आपका था, ये लोग, मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं, मैंने काफी यहाँ पर ऑपरेट किया है पूरे इलाके में, ये लोग नॉर्मल, जो आप कह रहे थे नॉर्मल टेररिस्ट जो यहाँ से ले जा करके ट्रेन करके भेजे गए वो नहीं है। ये बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडाई आप देखिए, इनका वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल आप देखिए, और किस प्रकार से जो नौसिखिया टेररिस्ट है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान ट्रेंड या तो एक्स सर्विसमैन है, या हो सकता है इनमें से कुछ एक्चुअल करंट सर्विंग आर्मी के पीपल, आर्मी के लोग हों, पहले भी आते रहे हैं उनके आर्मी के लोग यहाँ पर। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं राजीव, ये आप मान के चलो, जो इंडिया में आ गया है वो निश्चित रूप से एलिमिनेट होगा, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन इस वक्त जो कट्स लग रहे हैं, इस वक्त जो घाव लग रहे हैं, ये क्या उसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है जिसमें भारत को छोटे छोटे घाव दिए जा रहे हैं इस वक्त? कभी जम्मू रीजन वोलेटाइल होता है, कभी लगा हुआ कठुआ में अटैक हो जाता है, या फिर डोडा चले जाए वहाँ अटैक हो गया, लोलाब में हो गया, केरन में हो गया, अलग अलग जगह हैं। सुरनकोट के हिलकाका में सर्पविनाश 1 शुरू हुआ था, उसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है सर्पविनाश 2 होगा। खैर, इकबाल त्रुम्बू मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इकबाल त्रुम्बू, आपको लगता क्या है, आप किस तरीके से इन हालात को देखते हैं? मैं पहले आप बेसिक सवाल पर आऊं, उन राइडर्स के साथ जो राइडर मैंने मेजर जनरल अनुज माथुर के सामने रखे थे। दो चीजें, एक तो कश्मीर हमारी शाहरग है, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ पहले कह चुके हैं और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, करते रहें, कर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का खून जाया भी हो रहा है और जा भी रहा है। लेकिन उसके साथ जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की स्ट्रेटेजी है, क्या पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में यही अपनाई गई? जब लोकसभा चुनाव में 58% से ज्यादा लोग वोट करने के लिए बाहर निकल आए, आपको वजह क्या लगती है इन अलग अलग हो रहे हमलों की? नहीं, देखिए, मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये देख रहा हूँ कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि रिसेंटली हमारे लोकसभा इलेक्शंस हो गए तो इस वजह से तेजी आ गई। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये रुका ही कब? ये तो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई इंसिडेंट तो हो ही रहा है। पिछले 36 महीनों में अगर आप पीर पंचाल रीजन और जम्मू रीजन में देखिए तो 50 से ज्यादा तो हमारे जवान शहीद हो गए हैं। सिविलियंस कितने इसमें शहीद हो गए हैं। ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बंद ही नहीं हो रहा है। इसका मुझे नहीं लगता है किसी इलेक्शन या किसी चीज के साथ कोई वास्ता है। ये तो आप देखिए, हम जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को पिछले 30-35 सालों से झेलते आ रहे हैं। पहले कश्मीर में बहुत हालात खराब थे, आपको भी मालूम है, लेकिन अब कश्मीर में हालात कुछ सुधर गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जम्मू रीजन में हालात तेज हो गए हैं। और हमें फिक्र ये हो रही है कि अब जो हम जम्मू में और पीर पंचाल में देख रहे हैं, ये एनकाउंटर्स तो बहुत फेयर है। जैसे हम, मेरे ये दोस्त अभी बता रहे थे कि इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय आई थिंक ट्रेन्ड पीपल। इसमें तो बहुत हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस शहीद हो रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। लेकिन किसी भी सूरत में we will have to think of this। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे 1000 साल तक चलेगा।
but we can't let our own people नहीं get नहीं नहीं killed. नहीं वो मेजर जनरल नहीं कह रहे थे, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का यूएन में बयान है। नहीं, अभी जो हमारे हाँ, पैनलिस्ट थे ना, वो मेरे भी पास- आपकी तरह एनालिसिस कर रहे थे इन चीजों का हाँ, वो कह कि रहे थे ये तो काफी टाइम तक चलेगा। मतलब इसका मतलब है हमारे जवान, हमारे लोग इसमें कंज्यूम होते जाएंगे और हम मतलब हाउ लॉन्ग कैन वी टेक इट? मसला ये है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा हमें। अब ये तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। मतलब 36 मंथ्स में 50 से ज्यादा जवान वेल ट्रेन्ड हमारे शहीद हो गए, सिविलियंस कितने शहीद हो गए, वी आर लूजिंग लाइव्स। तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना है, इसकी वजह, स्ट्रेटेजी वगैरह ये तो एक्सपर्ट्स ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी के क्या है। मगर मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये सोचता हूँ कि ऑन ग्राउंड जो हमारी सेना का, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हम इसको रोकें, ये हमारे लिए सबसे सॉल्यूशन बड़ा आपने कहा सॉल्यूशन तलाशना होगा, मैं आपके जी। सामने ही रख देता हूं, आपको सॉल्यूशन क्या लगता है? देखिए, जो हमारी पार्टी का स्टैंड है इसमें और हमेशा रहा है कि इसमें हमको पाकिस्तान को, हमने एक दो दफा ये ट्राई किया है। जब हमारे यहाँ मिस्टर वाजपेयी जी का टाइम था, उस वक्त भी ट्राई किया है। हमको यही लगता है और हम हमेशा इसी की एडवोकेसी करते हैं कि अगर हम किसी तरीके से पाकिस्तान को बात करने पर मजबूर करते हैं, एंगेज करते हैं, तो एक डिप्लोमेटिक चैनल खुल जाता है और हमें पूरी उम्मीद है कि बात से ही कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। इकबाल तुर्मू वरना साहब, वो- आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मैं भी आपका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि एज ए सिटीजन मैं भी चाहता हूं कि ये चीज़ें बंद हों, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जन्नत है, जम्मू कश्मीर सिर का ताज है और ताज चमकना चाहिए, उसमें खुरेज नहीं आनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी साहब ने जो कोशिश की थी उसके ठीक बाद उन्हें कारगिल उपहार में दिया गया था और उसके पहले भी ऐसा ही हुआ है। तो क्या हम बार बार टेस्ट करते रहें पाकिस्तान को? क्या बार बार ये सोचते रहें कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंपा जाएगा? कारगिल हम सभी को याद है, 500 के करीब जवान शहीद हुए थे हमारे। ये भी एक ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स हो सकता है। खैर, मैं ज्यादा उपदेश दूं उससे बढ़िया एसएन सिंह का मैं रुख करना चाहूंगा। एसएन सिंह साहब, मैंने सवाल पूछे इकबाल तुर्मू साहब से, भी उन्होंने अपनी पार्टी का रुख रखते हुए ये कहा कि बातचीत एक इसका हल हो सकता है। खैर, मैंने उनके सामने अपना काउंटर रखा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये मई में जो वोटिंग हुई है, जिन्होंने वर्ड में एक इशारा दिया कि घाटी अब पाकिस्तान के बनाए हुए मंसूबे को फॉलो नहीं कर रही है और जम्मू कश्मीर का जम्मू रीजन अब तक करता नहीं था, तो क्या यही वजह है कि जम्मू को सुलगाने की कोशिश शुरू कर दी गई एक के बाद एक? क्या यही वजह है कि घाटी में इस तरीके के ऑपरेशन किए जा रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर मैं इकबाल साहब के बात जी। की जवाब देता हूं। अच्छी बात आपने कहा। 2019 में जब 370 जैसी धारा वहां से समाप्त की जाती है, जब वहां की जनता को लगता है कि हम विकास और खुशहाली के पथ पर अग्रसर हैं, प्रतिदिन वहां स्कूल कॉलेज खुलते हैं, सिनेमाघर में लोग जाते हैं और सभी चौराहों पे गैदरिंग रहती है। लगभग 60 से 70% सैलानी जब वहां पे आ जाते हैं, बनिहाल तक ट्रेनों की व्यवस्था कर दी जाती है और लोग खुशहाली और समृद्धि की सोच को जब आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो पत्थरबाजी होती है वो कम होती है, जब आतंकवादी घटनाएं कम हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पे एक पड़ोसी मुल्क जो आजादी के पहले हमारा था, जो आज दुश्मन बन बैठा है, उसकी आंख में चुभन सी होने लगती है कि भाई ये क्या हालात है कि एक ही दिन हम दोनों अलग हुए और हम हाथ में पता नहीं कौन सा कटोरा लेकर घूम रहे हैं और भारत जो समृद्धि के पथ पर बढ़ रहा है, आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया। आज जिस कश्मीर को लेकर हम अलगाववादियों को कश्मीर में ही उत्पन्न कर देते थे, आज कश्मीर में भी बहुत अलगाववादी नहीं उत्पन्न होते हैं। जो भी होता है वो पाकिस्तान परक और पाकिस्तान से ही आते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको दर्द होता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने शुरू करता है। लेकिन 2-3 ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सेना कड़ा जवाब देता है और आज भी सेना एक के बदले 4 आतंकवादी और उनसे जुड़े हुए संगठनों की जब कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पे उसका मनोबल टूटता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि ये कैसे ठीक हो सकता है। अभी जो हमारे जो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, जिस पार्टी के भी थे, मैं नाम नहीं पीडीपी के इकबाल तुर्मू थे, वो अपनी पार्टी की बात रख रहे थे।
पीडीपी उस समय भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो पीडीपी ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जो एक विशेष धर्म को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करती है। लेकिन नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि वाजपेयी जी अपने पड़ोसी मुल्क से किस तरह के रिश्ते रखने की उम्मीद ही नहीं की, कोशिश की, लेकिन उस कोशिश के बाद क्या हुआ, पीठ में छुरा भोंकने का कार्य किया गया। तीसरे पीडीपी के प्रवक्ता ने स्वयं कहा कि ऐसी बातचीत के बाद भी, या शायद आपने बताया, ऐसी बातचीत के बाद भी तो वही होता है, हमारे पीठ में खंजर ही भोंके जाते हैं, तो कितनी बार हम भरोसा करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उसने एक निर्णय लिया कि नहीं, आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी, हम किससे बात करें। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान किसके हाथ में खेल रहा है? पाकिस्तान में तो हर समय तख्ता पलट हो जाती है, हर समय आतंकवादियों की सरकार बन जाती है और आतंकवादी जो चाहते हैं होता है, तो हम किससे बात करेंगे। हालांकि पीडीपी का ये मंशा रहता है कि हम आतंकवाद बात करें जो हमारे विरोध में जाकर यूएन में और दुनिया में ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। पहले तो ये स्वीकारना होगा हमारे मित्र जो कि नहीं, ये भारत का अभिन्न अंग है, ये भारत है, संपूर्ण भारत, मतलब कश्मीर भी उस भारत में आता है। तो इस बात पे वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जिस शर्तों पर बात करना चाहते हो उस शर्तों पे भारत के बहुत सारे लोगों ने, मैं एक को नहीं कहूंगा, वाजपेयी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, उस बात पे बात बन नहीं पा रही है। तो इस नाते सामूहिक निर्णय लिया गया ऑल पार्टी मीटिंग के बाद की पाकिस्तान से जो है इस तरह की बातचीत नहीं किया जाएगा जब तक अपने रवैये को नहीं बदलता है और रवैये को नहीं ठीक करता है। तो आप देखिए ना आज पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, आर्थिक अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की चरमरा रही है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, आटे के लिए मांगा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा पाकिस्तान में। तो जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि मुझे तो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, मुझे तो भारत में मिलना चाहता हूं, तो इस तरह की जो आवाज आ रही है आज वो बदलाव के नाते हो रहा है कि कश्मीर के भी बहुत सारे लोगों को लगता था कि हम भारत से अगर अलग हो जाएंगे तो सुखी रहेंगे, लेकिन आज उन लोगों को लगा कि नहीं, ये तो सुंदर भारत है, ये तो अच्छा भारत है, और वो भारत को अपना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे दुश्मन होंगे उनको तो दर्द होगा ना हमारे विकास से। चौथी, जब आपने कहा कि चुनाव, चौथा हाँ बोलिए। चौथा आपने कहा चुनाव, तो निश्चित तौर पे जब आप देखेंगे उनको लगा कि यहाँ तो जब चुनाव होगा, चुनी हुई सरकार आएगी और सरकार प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करेगी, तो मेरे एजेंडे का क्या होगा। तो जब एजेंडा में विरोधाभास होता है तो जो फ्रंट वार नहीं लड़ सकता है, जैसे मेजर साहब ने कहा कि 4 बार प्रत्यक्ष, 2-3 बार अप्रत्यक्ष और 24 घंटे अप्रत्यक्ष वार करते रहते हैं आतंकवादियों के माध्यम से, जब मुंह की खानी पड़ती है तो उस तरह से घाव देने के कार्य करते। फिर भी हमारी सेना मजबूत है और हमको सामूहिकता में बात करनी होगी, संपूर्ण भारत को एक होके बात करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी पार्टियां हैं। पहले भारत है तभी जाके हम हमारी पार्टियां हैं, चाहे नहीं, ये भाजपा तो है, नहीं, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी हो। एसएन सिंह साहब, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं और इतिहास से सबक ली हुई बातें हैं। हल क्या समझ में आ रहा है आपको? हमले लगातार हो रहे हैं, मैं भी ये बात कह रहा हूं, हालांकि मैं तो शक जाहिर कर रहा हूं, एक्सपर्ट यहां पर ये कह रहे हैं। उसमें दो चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे सरकारों की निंदा कर रहा हूं, क्योंकि जब किसी दूसरे राष्ट्र की बात हो ना, तो संपूर्णता की बात इसलिए कहा कि वहां अगर अखबारों में छपता है तो भारत छपता है, बीजेपी नहीं छपता है, कांग्रेस नहीं छपता है, पीडीपी नहीं छपता है, भारत छपता है कि भारत में भी इस तरह की आवाज उठ रही है। आज बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं कि 2004 से 2014 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें 9739 9739 आतंकवादी घटनाएं, जिसमें 2302 जवान शहीद हुए हैं, 4005 आतंकी मारे जाते हैं और लगभग 2081 वो आम नागरिक मरते हैं 2004 से 2014। अब 2014 से इधर के कालखंड में आ जाइए, अभी तो इधर की रिपोर्ट 6 महीने की आई नहीं है, लेकिन इसमें 2302 आतंकी घटनाएं होती हैं जो मोदी जी का कालखंड आता है, खास करके 19 के बाद से, और 995 आतंकी मारे जाते हैं और सिर्फ 419 लोग शहीद होते हैं और 177 ही आम नागरिक मारे जाते हैं, उसमें 2081 आम नागरिक मारे जाते हैं। पूरी देश की छोड़ दीजिए, बॉर्डर पे आतंकी घटनाओं में, बाकी तो आप 26/11 कानपुर और मेरठ में, दिल्ली में, बहुत सारे जगहों पे, बंगलौर में, जयपुर में जो विस्फोट की घटनाएं हुई बम ब्लास्ट की, उसको छोड़ दीजिए, तो आतंकी घटनाओं का डेटा दिया हूं
कि किस तरह से लगभग 50 to 60% आतंकी घटनाओं में कमी आई है। तो मुझे लगता है कि जब एक मजबूत सरकार होती है, संपूर्ण भारत उसके साथ खड़ा होता है, एक अच्छी सोच होती है, उसके सेना का मनोबल हाई होता है, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, उनको खुली कार्रवाई करने की छूट होती है, तो निश्चित तौर पे इसी तरह 60-70% बीती ताही बिसार दे घटनाओं में आगे कमी की सुधिले, ये बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका इंपैक्ट आया और फिर चीजों को कंट्रोल किया गया, लेकिन फॉलोअप जो होता है, फॉलोअप अगर किसी भी केस में ना हो तो चीजें बिगड़ती हैं। मैं इस सवाल पर भी अब आऊंगा देखिए, कि पीडीपी अपने विचार के साथ आपके साथ इस वक्त मौजूद है। यही पीडीपी आपके साथ 4 साल करीब सरकार में भी मौजूद रही थी। पीडीपी अपना अच्छी बात वर्जन है। रख रही है अपनी। मैं देखिए लगातार आपसे चर्चा नहीं कर सकता, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ठीक है। मेरे खास मेहमान जीशान रैना भी एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। जीशान भाई, आपको भी वक्त देता हूं और सवाल उसी बेसिक से, थोड़ा देर से आप मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन दो चीजों का मैं इतिहास बताते हुए, पाकिस्तान 79 में यूएन में जुल्फिकार अली भुट्टो के जरिए एक बयान देता है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मुझे लग रहा है कि मुझे घाव कहीं लगाने निकलना का है, क्या मैं आपसे विदा ले सकता हूँ? मुझे मेरा वर्जन अगर हो गया हो तो मुझे कहीं निकलना था, मैं रास्ते में रुक के प्रोग्राम कर रहा था, तो अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं, विदा ले लूंगा, मैं जैसा चाहूंगा आप बने रहें। आप अपनी बात अगर कह के चले जाएंगे और बाकी लोग आपको सुनेंगे तो नहीं, ये भी मैं बराबर की बात नहीं होती है। आपका विचार उनके सामने भी मैं हो, उनका विचार आपके सामने भी हो। जीशान भाई, आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ सोची समझी रणनीति है जो अचानक मई की वोटिंग के बाद हमले बढ़े हैं? इसका हल क्या समझ में आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से हमले जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर जम्मू प्रोविंस के अंदर हुए जून के बाद, और लगातार एक दिन छोड़ के जो है लगातार हमारे जवान जो है यहाँ पे शहीद हुए, उसके लिए तो मुझे ये जरूर कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटजी में कुछ चेंजिंग आई है। मगर मैं ये कहूंगा कि हमने, देखिए, वकालत अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेके अगर हम बात मनमोहन सिंह साहब तक करें तो उन्होंने ये कोशिश की कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करके इस मसले का किसी न किसी तरीके से समाधान निकालें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब वो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की थी, उस बात में कहीं ना कहीं दम था। मगर पिछले 10 सालों से जब से मोदी साहब ने इस देश की नहीं, कमान आप नहीं संभाली, नहीं 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 नहीं, बुरा मत मानिए जीशान भाई, आप यहां तक बात को लाए, यहां से आप जंप क्यों कर गए? आपको यह भी बताना चाहिए कि वो जो धोखा मिला है कारगिल का, क्या वो इंपैक्ट बड़ा नहीं डाल गया भारत के ऊपर? जो भारत के 500 जवान शहीद हुए, जम्मू कश्मीर में तशद्दुद फैलाने की कोशिश हुई, और क्या वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट नहीं था? क्या वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये कहना नहीं था कि कश्मीर हमारी शाहराह से छोड़ेंगे नहीं? देखिए, मैं पहले तो ये कहूं कि जो करगिल में पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया और उसका जिस तरीके से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आगरा समिट जो है मुशर्रफ साहब के साथ की, और उसके बाद लगातार जो 2004 में जब मनमोहन सिंह साहब ने कमान संभाली, उन्होंने भी कोशिश ये की कि जम्मू कश्मीर का जो मसला था, कि जो एक मसला बना आ रहा था, उस मसले का कहीं ना कहीं से हल निकालें। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इस मसले का हल निकालने के लिए, इस इलाके के अंदर अमन लाने के लिए वो अपनी जो गतिविधियां हैं उसमें सुधार लाए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जवानों को रोज शहीद होते हुए देखेंगे। और इस वक्त मोदी साहब का उनका, मैं ये कहता हूं कि ओनस उन पे लाई करता है कि वो आज इस देश को और खासकर जम्मू कश्मीर को कहां ले जाना चाहते हैं। हम ये अपने जवानों को रोज शहीद होते हुए नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं को मसले का समाधान निकालने के लिए हमें किसी रास्ते पे चलना होगा, और ये उपाय निकालना होगा कि जम्मू कश्मीर में सही मायने में अमन कैसे आएगा। क्योंकि जब 370 को हटाया था, ये कहते हुए हटाया था कि 370 और आतंकवाद का आपस में रिश्ता है, मगर ये आज 5 साल के बाद ये साबित हो गया कि 370 और आतंकवाद का आपस में कोई लेन देन नहीं था। और उसके बावजूद भी जो है किस तरीके से जम्मू कश्मीर के आवाम को एक सेकंड क्लास सिटीजन यहाँ पे हमें दिखाया गया कि दैट यू आर सेकंड क्लास सिटीजन, और उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भाजपा की तरफ से हमें ट्रीट किया गया कि आज तक यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हो पाए। हालांकि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सलूक जम्मू कश्मीर के साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है। आज भी अगर जो कश्मीर के अंदर और यहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और हमारे नौजवान जवान जो शहीद हो रहे हैं वो ना हो, उसके लिए मोदी साहब कुछ कदम उठाएं तो मैं ये समझता हूँ कि वेलकम स्टेप होगा। मगर ये मोदी साहब के कानों तक बात मुझे लगता है नहीं पहुंचेगी। लगातार हमले हो रहे हैं, ये टेररिस्ट नहीं है,
इन्होंने तय कर रखा है कि जम्मू कश्मीर को पनपने नहीं देना है। आप तो वहां रहते हैं, आप कम से कम पीओके के हालात देख रहे होंगे। जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है, जो स्थिति है, जो हालात हैं, पीओके में कतई नहीं है। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि मैं उन चीज़ों को सोशल मीडिया प्रोवोक्ड वीडियो के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। रैना साहब, ये एक सच है। तो क्या पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं किया गया जिसके चलते अचानक हमले होने लगे हैं? क्या यहाँ पर क्या आपको लगता नहीं कि जिस पाकिस्तान से बातचीत की लगातार बात की जा रही है, बातचीत के बाद भी वो दूसरा कारगिल पैदा नहीं करेगा, इसकी गारंटी क्या आप लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये, मेरा नाम जीशान राणा है, रहना जीशान राणा, ठीक है, जीशान राणा। हाँ, तो दूसरा ये मैं ये कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान, देखिए हम ये नहीं कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कभी नहीं कहती है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे भी जो है वो नाफिज होती है, मगर हमें जम्मू कश्मीर को बेहतर करना है, हमें यहाँ पे अमन लाना है, हमें यहाँ पे तरक्की देखनी है, हमें यहाँ पे डेवलपमेंट देखनी है, और उसके लिए ये हमारा मुल्क है। और हमने हमेशा से कहा दैट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया को किस तरीके से बेहतर किया जाए, दैट ऑनर्स लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, इन हालात को बेहतर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि 370 जिसको उस वक्त एब्रोगेट किया, उसका लेना कोई आतंकवाद से था। ठीक है, सुशील वकील जी का रुख कर लेते। आप 370 पर आ गए। मैं 370 का सीधा फायदा आपको बता देता हूं। आप माने या ना माने, मुझे अपने किसी गेस्ट के वर्जन की इस पर जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने पत्थर चलाते हुए लड़के अब नहीं देखे हैं। मैंने कलम हाथ में पकड़े हुए जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाते हुए लड़के देख लिए हैं, बच्चियां देख ली हैं, और नए नए एवेन्यूज खुलते हुए देख लिए हैं। हर बार जुमे की नमाज के बाद जीशान राणा साहब, लेट्स नॉट फोर्स द मैटर। आपको भी पता है कि जुमे की नमाज के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर कैसे उबलता था, आपको भी पता है कि नौहट्टा में क्या हाल होता था, आपको भी पता है कि जहां पर मेजर एरिया है वहां क्या था। सुशील वकील, लगातार आतंकी हमलों की वजह क्या है? सुशील वकील, लगातार आतंकी हमलों की वजह क्या है? क्या जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले बिगाड़ने की पूरी तैयारी हो रही है? सुशील वकील जी, पहले देख लीजिए कि जीशान जी जो कह रहे हैं, ये बात नहीं कह रहे हैं, ये जहर उगल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ जवान मारे जा रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। जीशान जी से पूछ लीजिए, जब 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर कितनी तरक्की की राह पे जा रहा है। 2 करोड़ से ऊपर विजिटर पहुंच गए कश्मीर, हर साइड से डेवलपमेंट हो रही है। बातें कर रहे हो आप? क्या मेरे को बता दीजिए, कौन सा आपका इस टाइम कौन सा नौजवान कश्मीर में मर रहा है? कश्मीर में कौन सा नौजवान इस टाइम मर रहा है? कश्मीर आबादी की ओर जा रहा है। आप पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। आ रहा हूँ आतंकवाद फैलाएगा, आप बताइए, आप कश्मीर में बताइए, आप कश्मीर के राह पे नहीं जा रहे हैं। जीशान भाई, एक मिनट, एक मिनट, सुशील वकील, जीशान भाई, ऐसे बहस नहीं होगी। नहीं, सॉरी, ऐसे बहस नहीं होगी। जीशान भाई, आप एनसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट आपने अपनी बात कही। सुशील वकील भी जम्मू कश्मीर के हैं, एटलीस्ट हियर हिम, सुनिए, काटिए मत। सुशील वकील कंप्लीट कीजिए। देखिए, पाकिस्तान की पहले से नजर है कि उन्होंने पहले ये कह दिया है कि विल ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स। ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया था टोटली, अब कश्मीर प्रोग्रेस के राह पे आ रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जा रहे हैं, हर साइड से डेवलपमेंट हो रही है। सुशील वकील, आपने क्या चेंजेस देखे हैं? आप ये फिगर्स में मत उलझिए, आपने क्या चेंजेस जमीन पर देखे? जमीन पे वही कह रहा हूँ कि कश्मीर में पिछले 2-3 साल से इतना टूरिज्म बढ़ गया, डेवलपमेंट हो रही है हर साइड से। कौन से लोग इस टाइम परेशान है? पहले जो फ्राइडे के दिन पत्थरबाजी होती, बागी से होते, वो सारे बंद है। अब बच्चा लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े आराम से जा रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं। पहले 5, 5:30 बजे शाम को दुकानें वगैरह बंद होती थी। आजकल तो लोग रात में 10, 11 बजे तक घूमते हैं। हर चीज में कश्मीर जो है पीस की राह पे जा रहा है।
अब पाकिस्तान का ये मंसूबा है कि वो इंडिया को किसी न किसी तरह से परस्त करना 30 चाहता है। सितंबर तक कश्मीर 30 में सितंबर आग तक बरसना चाहता ठीक है। है, 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल। वहां पहुंचा, सारी बातें भी की, इशारा भी दे दिया। 10 सेकंड क्या दीजिएगा उन्होंने मुझे। कह भी दिया क्या कि ये अगले डिरेल महीने करना तो है? 30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये पूरा अपना ऑर्डर कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कश्मीर में अगले महीने हो रहे हैं। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उन्होंने देखा लोकसभा इलेक्शन कितने डिकेड्स के बाद कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हो गए। लोग बिना डर बिना किसी इसमें से वोटिंग करने आ गए। ठीक है, हर साइड से ब्रिस्क वोटिंग हो गई। पाकिस्तान 10 को सेकंड अभी भी दीजिएगा डर है मुझे। कि लोकसभा के इलेक्शन बड़े सक्सेसफुल टाइप के हो गए, तो ये ऐसा ना कि असेंबली इलेक्शन भी ऐसे ही निकल जाए। बोलिए। इससे ठीक है, पाकिस्तान दस ठीक बुरा है। हो गया। दीजिएगा हाँ मुझे। हाँ, बोलिए 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 हसन सिंह साहब। 10 सेकंड देखिए, हमारे भाई चूंकि भारत के रहने वाले हैं, अगर वो चीजों को मानेंगे तो खुद समझेंगे कि छोटा भारत भी मोटा कश्मीर का परिवर्तन भी नहीं रहने आया है। वाला हूँ, पहले भारत का भी रहना पहले हूँ, कश्मीर का भी रहने वाला था आपकी तो पहले। अच्छी बात, आपको नहीं कह रहा हूं, मेरे जो जिसान भाई थे, मैं जिसान भाई को भी अपना मानता हूँ। जिसान भाई, आप देखेंगे कि अब भारत के ध्वज को जलाया नहीं जा रहा है। हमारे जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत के ध्वज को बड़े आन बान शान से फहराते हैं। दुकानें बंद नहीं होती हैं। आर्थिक विपन्नता तब आती है जब बार बार सेब से लदा हुआ अगर ट्रक खड़ा हो जाता है, महीने महीने घाटी जलती है, तो जो कारोबारी है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो वहीं के कारोबारी हैं। आज कारोबार में सुगमता आई है। और मैं एक छोटी छोटी चीज आपको बता दूंगा, पर्यटन तो बढ़ा ही है, एक चीज नोट करेंगे, स्वरोजगार 5.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करके सरकार ऋण उपलब्ध कराई है 0% पे। 29,806 भर्तियां पब्लिक सेक्टर में हुई हैं। जो पब्लिक सेक्टर पीएसयू होती है ना भारत सरकार की, उसमें किया गया। 2 एम्स किया गया, बनिहाल तक ट्रेन दिया गया, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बॉर्डर पे 16 बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां ले आई जा रही हैं, जिसके नाते कश्मीर की जो आवाम है ना, वो पूरी तरह से वो भारत जिंदाबाद। और जो कश्मीर की विपरीत विचारधारा को जो चलाने वाले एक संगठन थे, आज उसका सफाया हो गया। और वही नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी बात आपको कहूंगा, हालांकि टीवी चैनल पर उसको बड़े अच्छे तरीके से कहना चाहिए कि लगभग 5 ऐसे ग्रुप थे पाकिस्तान में, जो 24 घंटे उनकी बुरी नजर आती थी कि कैसे भारत में आतंकवादी घटनाओं को हम अंजाम दें। आज उन 5 ग्रुप के जो हेड थे ना, वो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में भी हैं या किसी दुनिया में हैं, वो कहीं और चले गए हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, जिसके नाते एक सुंदर कश्मीर जो कहा जाता था ना, भारत की सुषमा, भारत का तिलक, भारत का स्वर्ग, ठीक, ऐसा कश्मीर वो बन रहा है। मैं भी मान रहा हूं उस दुश्मन का चीज को, दिल तो चीज दिख रही जलेगा है। और दुश्मन का रेलवे दिल जलना रेलवे चाहिए। कहां कहां तक हमारे पहुंच गई है। सबसे बड़ा चिनाब के ऊपर पुल बन गया है, आगे तक ले जाने की तैयारी है। एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जिसमें कि जो वहां का छोटा किसान है, अगर वो कुछ पैदा कर रहा है तो वो वहीं ना सड़ जाए, रास्तों में घूमते घूमते ही ना खराब हो जाए, वो रेलवे के जरिए जल्दी से आए, देश के अलग अलग हिस्सों में जाए, कमाई हो, जेब में पैसा आए, बरकत आए। ये एक मैसेज है सबसे पहले। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, आपको नहीं लगता कि जो आगे आने वाले दिनों में कश्मीर की पॉपुलेशन खुद फैसला लेने की तरफ आगे बढ़ रही है, और जिस दिन उसे यह एहसास होने लगेगा कि यह फैसला उसका है, किसी का थोपा हुआ नहीं है, जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्सर थोपते रहते थे, तो कश्मीर की जनता फिर इस बात को मानने लगेगी कि हम जो चाहते हैं वो हो रहा है, हम जो चाहते हैं वो कुछ कर पा रहे हैं। और एक बार इस ट्रैक पर आगे चले गए तो फिर पीछे आना नामुमकिन है। क्या इसको रोकने के लिए आर्मी पर अलग अलग जगह हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे दहशत उसी तरीके से कायम हो जाए और वो फिर आगे रेसिप्रोकेट करे बाकी लोगों में? राजीव, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। जो गिलानी साहब की ग्रैंड डॉटर हैं या शब्बीर शाह साहब की पुत्री हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि दे आर वेरी लॉयल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बढ़िया समअप है कि पिछले 5 सालों में कश्मीर में किस प्रकार से परिस्थिति सुधरी है। दूसरी बात देखिए, आतंकवादी घटनाओं में कुछ इजाफा क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए आप समझें कि पाकिस्तान भारतवर्ष में कश्मीर में इसीलिए आतंकवादी घटनाओं में इजाफा कर रहा है क्योंकि वहां पर तरक्की हो रही है, क्योंकि वहां पर परेशानी नहीं है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है।
क्योंकि श्रीनगर में कश्मीर की घाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर सैलानी आ रहे हैं, यात्राएं मुक्त बिल्कुल आसानी से बिना किसी हादसे के हो रही हैं। तो ये तमाम चीज, उसके अलावा मैं देखिए आपको एक बात बताता हूँ, जो सही रिएक्शन, सही पल्स है वो पता पड़ती है लोगों से। आप पीओजे के लोगों से देखिए, वो लोग क्यों उनकी आवाज अचानक से ऊंची उठनी शुरू हो गई, इसीलिए हो गई है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं एक सैनिक हूं, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि आपको इस जो पर कश्मीर में पिछले 5 सालों में पॉजिटिविटीज आई हैं, उनको हाईलाइट करके उनके ऊपर बिल्ड करने की आवश्यकता है, ना कि उसके ऊपर सियासत करके और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको नेगेटिव में दिखा करके कहीं जाने की आवश्यकता है। ये बात आप मान लीजिए, मैं अपने आप स्वयं मैं वहां गया हूं 2013 में, 2023 में और 2022 में। मैंने देखा है 2022-23 का कश्मीर, जब मैं वहां पर खुद मौजूद था सेना की कमान में, 2013-14 कश्मीर उससे 1000 दर्जे बेहतर कश्मीर है आज की तारीख में। और यही चीज पाकिस्तानियों को पच नहीं रही है। और आप ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से मान लें, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, जो मिलिट्री के काम करने के तरीके हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, काउंटर टेरर और रियर एरिया सिक्योरिटी, वो लोग उसको करते रहेंगे। और अभी भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से यात्रा सतत रूप से चलती चली जा रही है, कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं हो पाया है। एक बार ट्रुम्बू साहब पीडीपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जी। द इशू इज, हम लोगों को जो अच्छा कश्मीर में हो रहा है पिछले 5 सालों 370 घटने के बाद, उसको पॉलिटिसाइज करके, उसको खराब नेगेटिव में दिखा करके अपने आप का मोराल कम करने की आवश्यकता नहीं है। डेवलपमेंट देखिए, हालात वहां के सुधरते हुए देखिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं और जमीन आसमान का आप देखेंगे अंतर है। और आर्मी अपना काम करती रहेगी, आप निश्चिंत रहें, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा, नहीं हो रहा है और सारा काम सही तरीके से चलता रहेगा। एक बार ट्रुम्बू साहब पीडीपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार ट्रुम्बू साहब सीधा सा सवाल मैं आपके सामने यही रखूंगा कि क्या ये वजह हो सकती है कि पिछले कुछ दिनों में जो 2 महीने चलने वाली कश्मीर में अमरनाथ यात्रा है, जिसमें पूरे देश से एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं, और जाहिर सी बात है जो लोग अमरनाथ यात्रा में जिनके घोड़े चलते हैं, जो अपनी दुकानें लगाते हैं, जो रास्तों पर होते हैं, चाहे बालटाल की तरफ से हो चाहे पहलगाम की तरफ से हो, उनकी एक बड़ी इनकम होती है। और इस अमरनाथ यात्रा को इस बार फिलहाल अब तक, रक्षाबंधन ज़्यादा दूर नहीं है जब अब ये पूरी होने वाली है, इस पर किसी तरीके की कोई चोट अब तक नहीं पहुंचाई जा सकी है। और ये ना पहुंचाने के एवज में जम्मू सुलगाया जा रहा है, जो अभी कुपवाड़ा में हमले हुए, जो आपका हिलकाका सुरनकोट में हुआ, जो अभी इस वक्त चल रहा है अनंतनाग में, ये हमले उसकी एक वजह है इकबाल ट्रुम्बू साहब? जी नहीं, ये हमारा ये मानना नहीं है। देखिए, आप ये डिबेट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस डिबेट को सुनते हैं, तो आपको समझना है, मैं 2 बातें बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो मिलिटेंसी का माहौल है पिछले 30-35 सालों से चल रहा है, तो इस मिलिटेंसी में काफी हद तक कमी आ गई है और इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारी सेना को जाता है, हमारे पुलिस को जाता है। मैं तो मानता हूँ आप मानते हैं कि मिलिटेंसी में काफी हद तक कमी आई है? लेट्स बी फेयर, आप मानते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, कश्मीर खिते में आप देखिए कितना फर्क आ गया है और उसका क्रेडिट मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारी सेना और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूँ कि अमन हर कोई चाहता है, दहशतगर्दी तो कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस चीज को, जैसे अभी मेरे दोस्त भाजपा गवर्नमेंट से जोड़ रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं। अच्छा, इकबाल ट्रुम्बू साहब, मैं समझूं, बहुत अच्छा लगा कि आप ये बातें कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या कोई भी जमीन पर जो एक्टिविटी होती है उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप कभी जिम्मेदार नहीं होती है? पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं। पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का कहना है कि वहां पर उन्होंने जो डिसाइसिव एक्शन स्टेप्स लिए थे वो उसकी वजह से हुआ था। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप कभी जिम्मेदार नहीं होती है जो बदलाव आया है? बिल्कुल जिम्मेवार होती है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी का मसला है, इसको हम लोगों ने 40 साल लड़ा है। हम इसके साथ 40 साल लड़े हैं। जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसका लेवल यहाँ आ गया है। इसका क्रेडिट बजाय सेना को,
बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों को, बजाय इधर की पुलिस को देने के बजाय हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी को दे रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ एंकर भी इसका क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हैं। बहरहाल हम इस बात कुछ को नहीं, एक कुछ बात नहीं। बता आप एक मिनट त्रुमु साहब, आप मेरा नाम ले सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं, फिर मैं आपको काउंटर करता हूं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो सब कुछ हो रहा है उसके लिए क्या पॉलिटिकल लीडरशिप अगर हाथ बंद करके बैठ जाए कि हम नहीं करने देंगे, तो क्या इस तरीके का फर्क आ सकता है? क्या इस तरीके का कत्लो गारत अपने आप कम हो सकती है? प्रभु साहब को ये भी पूछ लीजिए कि मैं आ रहा हूं आपके पास, सुशील वकील आ रहा हूं। उन्होंने डिबेट में मुझे पार्टी बनाया है, तो लेट मी डिस्कस विद हिम। बताइए। जी तो मीडिया पे अटैक है। सही सर, बताइए त्रुम्बु साहब, बताइए। हाँ जी। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई और भी पार्टी आए। ये तो हर गवर्नमेंट का एम है कि जम्मू कश्मीर में अमन हो। और जब कांग्रेस टाइम की गवर्नमेंट थी या और कोई हुकूमत दिल्ली में थी, उन्होंने भी मुसलसल ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होए। लेकिन अब 40 साल का क्रेडिट आप 8 साल की बीजेपी हुकूमत को दे रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादती है। आप अंडरमाइन कर रहे हैं इस वक्त उनकी कुर्बानियां जिन्होंने इसके लिए लड़ा है, जो हमारी सेना है, पुलिस है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हाँ, पॉलिटिशियंस का रोल है, मगर ऑन ग्राउंड जिन्होंने कुर्बानियां दी है, ये क्रेडिट भी भाजपा के प्रवक्ता और कुछ मीडिया एंकर भाजपा को ही देना चाहते हैं। ये गलत बात है। फिर वही बात कर रहे हैं। सुशील वकील आप ही जवाब दीजिए। अब मैं समझा के थक गया हूं, क्योंकि वो अब सीधा मुझे ले रहे हैं अपने सामने। देखिए, त्रुम्बु साहब क्रेडिट दे रहे हैं खाली कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज को। इनको बता दीजिए कि आज तक वो 25 साल तक वो कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ थी? वो क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं कश्मीर का ये मसला ढूंढा? क्यों नहीं उन्होंने पीस की ओर कश्मीर को लिया? इनफैक्ट फैक्ट ये है कि वो कश्मीरी मिलिटेंटों को ये पीछे से बैकअप कर रहे थे। आप बता दीजिए इनको क्या ये महबूबा मुफ्ती ने उनको फैसिलिटीज नहीं दी थी? हर चीज की फैसिलिटी उनके घर वालों को मिलती थी एक्शन लेने के बजाय। आज भी यह कहा जाता है कि जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी लीडरशिप है, उन्होंने सहारा लिया पॉलिटिकल पार्टीज में, जो पॉलिटिकल पार्टीज में इन्फ्लेट हो चुके हैं। ये बीजेपी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्रेडिट नहीं देना चाहती है। अगर वो चीज पहले सरकार इतनी काबिल होती, 25 साल तक क्यों कश्मीर लिंक रहता है? आज कश्मीर पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले साल से कि 15 अगस्त को हर घर पे ट्राई कलर चढ़ता है, हिंदुस्तानी फ्लैग चढ़ता है, एस्टैब्लिशमेंट में फ्लैग चढ़ता है। इनको बता दिया पिछले 20-25 साल से जब मिलिटेंसी पीक में थी, तब क्यों नहीं एक घर पे भारत सरकार हिंदुस्तान का यह फ्लैग चढ़ता था? वहाँ ट्राई कलर क्यों नहीं चढ़ता था? आज ये कह रहे हैं हम ये भूलेंगे नहीं, हमारी फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी बलिदान दी है, पुलिस वालों ने बलिदान दिया। उनको तो शायद जाएगा, उनको हमारा पूरा हर उनके साथ हम जो शहीद हो गए, तो हमारे साथ उनके साथ हमारी सद्भावना है, हर एक चीज है। लेकिन क्रेडिट जाता है भारत सरकार को, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 317 हटा के आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर को एक नया कश्मीर 370 वो 370 थी जिसके चलते बहुत सारे लोगों के साथ इंसाफ ना होने जैसी भी घटनाएं हुई। और 370 को हटाने के बाद जो चेंज आया है वो विजिबल है, वो दिखाई पड़ता है। लड़कियों को हक मिल रहा है, गुज्जर बकरवाल को उनका हक मिला है, जो वहाँ के दलित हैं उनको हक मिला है, जो वहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे उन्हें वहाँ पर हक मिला है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज अब लगना शुरू हुई हैं जो कश्मीर में चेंजेस ला रही हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, क्या जम्मू कश्मीर में ये जो बदलाव हुआ है ये क्या कुछ खास सेगमेंट को, पॉलिटिकल सेगमेंट को रास नहीं आया है, जिनकी वहां पर अपनी एक स्तुति बोलती थी, अपना एक दम होता था, अलग झंडा, अलग विधान, आरपीसी चलती थी आईपीसी की जगह? तो क्या ये बदलाव चुभा है 370 हटने के बाद? लिहाजा अब बीजेपी सरकार के बहाने या भारत सरकार के बहाने चीजों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने किया है।
नहीं नहीं, बिल्कुल राजीव, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, कोई भी किस प्रकार का मेजर चेंज जब आता है, तो जो उस चेंज का लाभ उठा रहे थे, लाभार्थी थे, उनको नेचुरली उनको ठीक नहीं लगेगा। जो उनका एक सत्र वहां पर तुति बोलती थी, उसमें बहुत बड़ा डेंट लगा है, तो निश्चित रूप से उनको वो ठीक नहीं लगेगा। तो ये बात मैं आपकी पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ राजीव, कि बिल्कुल उनको परेशानी हुई है, और शायद यही परेशानी है जिसकी वजह से वहां पर वो उनको चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार से इसको रीइंस्टेट किया जा सके, या कोई और ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे कि इसके ऊपर कोई दोबारा इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगे। और क्या पाकिस्तान भी चाहता है कि 370 हटे, लिहाजा ये सारा फनी एडवेंचर हो रहा है जिसमें निशाना टारगेट किया जा रहा है फोर्सेस को, कि परेशान होकर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप ले ले? हाँ, बिल्कुल यही है। लेकिन देखिए, मैं बता रहा हूं, इसका काउंटर जो असर उस दूसरी तरफ हो रहा है, उसको देखना ज्यादा जरूरी है। और अभी आप देखेंगे जिस प्रकार से पीओजेके में आवाज उठ रही है, वो जो भारत की हालत 1990 से लेकर 90 के दशक में थी, वो हालत आज की तारीख में पीओजेके की हो गई है। और उसके लिए मेरा मानना यह है कि आर्टिकल 370 का हटना, डेवलपमेंट का होना, लोकसभा के इलेक्शंस का इतना सफल होना। लोकसभा के इलेक्शन में कश्मीर में मैं था 2002 में, एक भी वोटर बाहर निकल के, 2-3 की बात बता रहा हूं, निकल के नहीं आता था, और लोकसभा में बिल्कुल नहीं। अच्छा मेजर एक बात बताइए, अच्छा मेजर जनरल एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अब डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव होने का वक्त आ गया है? क्या उस दिन से यह नहीं माना जाना चाहिए था जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी ड्रोन या एक भी टेररिस्ट भारत की तरफ आया, उसी दिन नहीं मानना चाहिए था कि सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया है और उसका जवाब उसी तरह से देना चाहिए था? व्हाई वी आर हम क्यों ढो रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल, आई एम एब्सोल्यूट एग्रीमेंट विद यू। जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, कोई वजह नहीं है कि हमको उसको सीज फायर का उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जहां तक आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है, आर्म्ड फोर्सेस हमेशा, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि डिफेंस का जो आर्किटेक्चर है वो इस प्रकार से होता है कि डिफेंसेस हमेशा दे आर ऑलवेज एग्रेसिव इन डिजाइन एंड ऑफेंसिव इन कंडक्ट। हम अपना काम ऑफेंसिव तरीके से करते हैं, लेकिन ये जरूरी है जो आपने प्रश्न उठाया कि हम अगर आवश्यकता है तो आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल सीज फायर को समाप्त करें, और जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है, उस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की मुझे लगता है पूरी आवश्यकता है। ठीक है सुशील वकील साहब, लास्ट आपका वर्जन चाहूंगा, क्या अब ऑफेंसिव होने की जरूरत है, या फिर ऐसे ही काउंट करने का वक्त अब बच गया है कि हम इस जगह इनकाउंटर हो रहा है इसको देखते रहें, उस जगह हो रहा है उसको देखते रहें, बस काउंट करते रहें? देखिए राजीव जी, हम अभी तक सकारात्मक थे, लेकिन अब भारत को पूरा आक्रामक होना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत ये एक बार पूरी एक्शन नहीं लेगा, और वो भी एक्शन क्या इजराइल टाइप की, जैसे उन्होंने हमस के पीछे पड़ गया, तो एक बार हमस को ऑलमोस्ट ये 60-70% तक निश्चित नाबूद कर दिया। ऐसी जरूरत है भारत को, जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ उग्रवाद फैला रहा है, हम भी वहाँ के उसके जो बलूचिस्तान है, सिंध वगैरह जहाँ जबरदस्त बगावत चल रहे, हम क्यों नहीं वहाँ ऐसे करें? और देख लीजिए, हमने डिप्लोमेसी में भी उनके साथ ही हाथ बढ़ाया, नहीं उन्होंने माना, सीज फायर किया तो वो हर बार उल्लंघन करते गए, उसके बाद भी हमारे ये कुछ नहीं किया। बॉम्बे में हमारे 107 मेरे ख्याल से बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, आप सबसे समय की किल्लत के चलते मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि सवाल तो बड़ा ये है कि भारत ऐसा करता क्यों नहीं है? अगर हम निप इन द बड कर सकते हैं, समस्या प्रॉब्लम शुरू होने के वक्त ही उसे खत्म कर सकते हैं, तो हम क्यों उसे बड़ा होने देते हैं? यहाँ पर कहीं सोचने की जरूरत है। आप बात करें बहुत बेहतर है, लेकिन बात के पीछे अगर उनके हथियार है तो उस हथियार वाले हाथ को भी अलग करना अब वक्त की मांग हो गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने अपना एनालिसिस सामने रखा और इस चर्चा के जरिए